तो कहानी शुरू होती है यूसा से, एक दुखी और वर्जिन लड़का जो कि एक हॉट बैडी के पीछे दीवाना है जिसे उसकी मौजूदगी तक पता नहीं। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब वो उसी के डैम में रहने आ जाती है और स्मैश करने के हर मुमकिन ट्रिक को आजमाता है। लेकिन उसकी अजीब रूममेट्स बार बार बीच में टांग अड़ाती हैं और ये सब तब शुरू होता है जब यूसा कुछ किताबें लाइब्रेरी में लौटाने जा रहा होता है और तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत बैडी पर पड़ती है जिसका नाम कवाई है और जो एक किताब पढ़ रही होती है और वो तुरंत ही सेल्फ के पीछे छुपकर उसे घूरने लगता है। लेकिन तभी उसका दोस्त कागामी आकर पूछता है कि क्या वाकई ही उसे एक खुद का कमरा मिल गया है और यूसा बताता है कि कैसे उसने ज़बरदस्ती अपने मॉम डैड से एक छोटे से कमरे के लिए पैसे निकलवाए। लेकिन जब वो वापस देखता है तो कवाई जा चुकी होती है और कुछ देर बाद वो हॉस्टल ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कुछ मिनट बाद वो शहर के एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां पुराने घर होते हैं और सोचता है अब उसकी ज़िंदगी होलसम नॉस्टैल्जिया से भर जाएगी। लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब आदमी सिरोसाकी पर पड़ती है जो स्टूडेंट पर ताक झाँक कर रहा होता है और जैसे ही सिरोसाकी उसका नाम पुकारता है वो घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन लकीली एक पुलिस वाला वही आ जाता है और फिर वो वहाँ से भागकर सीधे हॉस्टल पहुँचता है और वहाँ उसे मकान मालकिन सुमिको मिलती हैं जो उसे घर का एक टूर कराती हैं और फिर उसे एक बड़ा सा कमरा दिखाती हैं और उसे देखकर यूसा चौंक जाता है और कहता है उसने तो इससे छोटा कमरा सोचा था। लेकिन तभी सुमी को एक प्लास्टिक बॉल कमरे के बीच स्लाइड करके बताती है कि असल में उसे ये कमरा शेयर करना होगा और उसी समय सिरोसाकी उसका कंधा पकड़कर उसे वेलकम करता है। लेकिन यूसा इतना डर जाता है कि वो बेहोश होने ही वाला होता है और फैसला करता है कि वो अपने मॉम डैड के घर के कम्फर्ट में वापस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचता है उसे वो खूबसूरत चेहरा दिख जाता है जिसे वो स्कूल में प्यार कर बैठा था और जैसे ही उसे पता चलता है कि कवाई का भी उस घर में एक कमरा है तो वो अपने सारे पिकअप लाइन आजमाने लगता है। लेकिन तभी कवाई उसके सामने एक वुडन शॉट टान देती है और कहती है कि वो लेडीज सेक्शन में नहीं घुस सकता और सुमी को फिर बताती है कि लड़कों को लड़कियों के पास जाने की परमिशन नहीं है ताकि कोई उसका घर फ्रीकिंग बीडी ग्राउंड में न बदल दे। और कुछ मिनट बाद यूशा अपनी मॉम को कॉल करता है ताकि वो उसे ज़्यादा पैसे भेज दे ताकि वो कोई और अच्छा प्लेस ढूंढ सके। लेकिन उसकी मदर उसे जुबानी जलील कर देती है जब तक कि वो खुद ही कॉल नहीं काट देता और हार मानकर वो अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो सुमिको के साथ चाय पीता है और हॉस्टल की ज़िंदगी और वहाँ के नियमों के बारे में और जानता है। और इसके बाद वो गर्ल्स हॉलवे के किनारे छुपकर कवाई को स्टॉक करने का इंतजार करता है। लेकिन सिरोसाकी गलत समय पर आकर उसका सारा मजाक खराब कर देता है और इसके बाद यूशा अगले कुछ दिनों में इंसानिटी की डेली डोज झेलता है और धीरे धीरे इतनी अच्छी तरह ढल जाता है कि सिरोसाकी आखिरकार उससे एक नॉर्मल बातचीत करने का फैसला करता है। और जब सिरोसाकी उसकी चिल नेचर की तारीफ करता है और कहता है कि अब उसे हॉस्टल के बाकी लोगों से कोई दिक्कत नहीं होगी और तभी यूसा कहता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर ले क्योंकि कवाई ने तो अब तक उसके वजूद को भी नहीं माना है। और जब यूसा ये बात कर रहा होता है कि वो कैसे हर किसी के साथ बहुत एक्सप्रेसिव रहती है और तभी सिरोसाकी उसे एक और हाउसमेट की फोटो दिखाता है जिसका नाम मायोमी है। लेकिन तभी सुमिको आ जाती है और एक फेवर मांगती है लेकिन वो अनजाने में उस सेमलेस क्रीप की फैंटेसी पूरी कर देती है उसे गालियां देकर। और ये देखकर यूसा ताज़ी हवा में अपना दिमाग साफ करने के लिए बाहर निकलता है और वो बीच पहुंचता है और ठीक उसी समय जब एक लड़की अपने चीटर बॉयफ्रेंड को लेकर पागल हो रही होती है और शुरुआत में तो वो शो एंजॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा नशे में है तो वो तुरंत भागकर उसे पानी में कूदने से बचाता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो लड़की दरअसल मायोमी है। और अगले ही पल वो अपने ग्रेविटी वाले संतरे को उसके सीने पर दबा देती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ फर्स्ट टाइम करना चाहेगा। लेकिन तभी कवाई आकर उसे सिर पर मारती है और यूशा को चेतावनी देती है कि जब भी मायोमी नशे में हो तो उससे दूरी रहे। और तभी मायोमी अचानक सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वहां से फिसल कर नीचे आ सके और अब कवाई और बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाती है ताकि उसकी अकल ठिकाने लगा सके। मगर जब वो उसे पीट रही होती है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और दोनों सीधे यूसा के चेहरे पर गिर जाते हैं। और थोड़ी देर बाद सुमी को अपना आपा खो बैठती है और मायोमी को जोरदार डांट लगाती है कि वो इतनी इरेस्पॉन्सिबल क्यों है और ये पूछती है कि वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप से वापस आई ही क्यों है। और इसके बाद सब मिलकर उसका एक और इमोशनल ब्रेकडाउन सुनते हैं और फिर सुमी को रात का खाना बनाती है। लेकिन खाना खाते समय यूसा के जबड़े में दर्द होने लगता है तो कवाई माफी मांगती है कि उसने उसका जबड़ा तोड़ दिया था और फिर मायोमी ऑफर करती है इनाम के तौर पर उसे अपने संतरे छूने देने का क्योंकि उसने उनके गिरने से जान बचाई थी। और कुछ दिन बाद जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं सुमिको सबसे पूछती है कि उनके हॉलीडेज प्लान क्या हैं और तभी यूसा को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कवाई के दीवानगी के अलावा कुछ है ही नहीं। और सुमिको फिर बताती है कि वो दिन भर के लिए बाहर जा रही है किसी पर्सनल बिजनेस के सिलसिले में और कवाई को घर की जिम्मेदारी देकर निकल जाती है। और कुछ मिनट बाद सिरोसाकी यूसा को अपनी नई इन्वेंशन में दिलचस्पी लेने को कहता है लेकिन यूसा उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है
और कहता है कि वो किसी क्रीप के साथ घूमने की बजाय मर जाना पसंद करेगा। और शिरोसाकी फिर वादा करता है कि वो लोग तो बस दुकान से थोड़ा ग्लिसरीन लेने जा रहे हैं, लेकिन यूसा फिर भी उसके साथ 1 मिनट भी बिताने से मना कर देता है और सोडा लेने चला जाता है। और कुछ मिनट बाद जब वो वापस कमरे की ओर लौट रहा होता है तो वो गर्ल्स हॉलवे के पास रुकता है और सोचता है कि मायोमी कैसी है, क्योंकि अब वो बहुत कम बाहर आती है। लेकिन तभी वो अचानक रेंगते हुए उसकी ओर आने लगती है, जिससे यूसा डर के मारे लगभग पैंट में सुसु कर देता है। और अगले ही पल मायोमी जिंदगी के बेमतलब होने की बातें करने लगती है और यूसा नीचे झुककर उसे थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि अब यह किसी भी रैशनल कन्वर्सेशन के ऊपर जा चुकी है। लेकिन तभी शिरोसाकी दोनों को चिल्लाकर बाहर बुलाता है और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो बबल्स के साथ खेल रहा है। और ये देखकर मायोमी तुरंत भूल जाती है कि वो खुद को हैंग करने वाली थी और जैसे जैसे वो बबल्स के साथ इधर उधर भाग रही होती है। और तभी कवाई लाइब्रेरी से वापस आती है और जैसे ही वो मायोमी को एक बड़े से बबल के अंदर देखती है तो वो वही शॉक हो जाती है। और यूसा ये देख लेता है और पूछता है क्या वो भी इस मस्ती में शामिल होना चाहती है, लेकिन वो तुरंत वापस अपने एंड्रॉइड मोड में चली जाती है और ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो इतनी बड़ी हो गई है कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे कामों में हिस्सा नहीं ले सकती। हालांकि अंदर जाने की बजाय वो पोछ पड़ी बैठ जाती है और अजीब हरकतें करने लगती है। और ये देखकर यूसा उसकी मन की बात समझ जाता है और ऐसे बोलता है कि अगर वो प्ले कर ले तो सब पर कोई फेवर होगा। और जैसे ही वो लोग उसके चारों ओर एक बबल बनाते हैं तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है, जिससे यूसा का दिल एक बार नहीं बल्कि कई बार धड़कना भूल जाता है। लेकिन फिर बबल फट जाता है और थोड़ा सा सोप उसके मुंह में चला जाता है और वो फिर अपने जीभ से उसे साफ करने लगती है। लेकिन इस दौरान यूसा के दिमाग में कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं, जैसे वो गॉक 5000 वाला सीन देख रहा हो। तो वो तुरंत झुक जाता है ताकि अपने एक्सकेलिबर को छुपा सके। और अनफॉर्चुनेटली मायोमी और शिरोसाकी उसकी हालत पहचान लेते हैं और उसे टीज करना शुरू कर देते हैं, जब तक कि कवाई आकर एक जोरदार थप्पड़ से उसकी ब्रेन रिसेट नहीं कर देती। और कुछ दिन बाद यूसा जमीन पर ऐसे लेटा होता है जैसे उसकी जान खतरे में हो, क्योंकि मायोमी ने शिरोसाकी को मजबूर कर दिया है कि वो उसके साथ मेकआउट करे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो दोनों उसके साथ हॉरर मूवी देखने से मना कर चुके थे। और जब आखिरकार सुमिको वहाँ आती है और पूछती है कि वो इतनी इंसेंट क्यों हो रही है, तो मायोमी बताती है कि कैसे उसका एक कोवर्कर अपने परफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बकबक करता रहा, जिससे उसके टूटे हुए दिल के जख्म फिर से खुल गए। और सुमिको को दया जाती है और वो पूरा घर एक हॉरर मूवी सेटअप में बदल देती है ताकि मायोमी सच में मूवी का मजा ले सके। लेकिन जैसे ही कवाई को इसका पता चलता है तो वो वापस अपनी किताबों की सेफ्टी में लौटने का फैसला करती है। हालांकि जैसे ही सभी लोग उसे डराने के लिए भूतों की स्टोरी बनाने लगते हैं तो वो देखती है कि उसके कमरे तक जाने वाला हॉलवे अब किसी चेल पोर्टल जैसा लग रहा है और इसीलिए वो वही रुक जाती है और मूवी देखने लगती है। लेकिन पूरा समय अपना चेहरा तकिए से छुपाकर बैठी रहती है। और तभी यूसा को अपनी मैलीनेस दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन एक सीन ऐसा आता है कि उसके पास ब्लडर कंट्रोल नहीं रहता और वो वही कवाई के बगल में सुसु कर देता है। और इसके बाद मायोमी उसे वॉशरूम ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दोनों कॉर्नर तक पहुंचते हैं तभी एक रहस्यमय क्रिएचर मायोमी के ऊपर हमला कर देता है और यूसा, सुमिको और शिरोसाकी तुरंत मदद के लिए भागते हैं। लेकिन वो वही शॉक होकर जम जाते हैं जब एक पागल लड़की जिसका नाम साइका होता है और वो मायोमी के संतरे को निचोड़कर उसकी जान निकालने की कोशिश कर रही होती है। और कुछ मिनट बाद वो खुद को यूसा से इंट्रोड्यूस करती है और दावा करती है कि वो एक परफेक्टली नॉर्मल लड़की है जिसे बस अपने दोस्तों के साथ रहकर एक्सट्रीमली एक्साइटेड महसूस होता है। लेकिन जैसे ही यूसा को एहसास होता है कि उसकी खूबसूरती उसके दिमाग के प्रोसेसिंग पावर को कम कर रही है और मायोमी उसे झटक कर होश में लाती है और बताती है कि साइका असल में एक क्रीपी साइको है। मगर यूसा को यकीन हो जाता है कि जब से वो इस हॉस्टल में आया है साइका ही पहले नॉर्मल पर्सन है जिसे उसने देखा है। और कुछ दिन बाद यूसा अपना पूरा सेविंग अकाउंट खाली कर देता है एक नई साइकिल खरीदने के लिए और अपनी पहली इंडिपेंडेंट परचेज की मजे लेने के लिए। लेकिन तभी मायोमी और शिरोसाकी उस पर झपट पड़ते हैं और एक क्विक राइड के लिए उसे लेकर भाग जाते हैं। और बाद में जब यूसा को साइकिल वापस मिलती है तो वो अपना आपा खो देता है और मायोमी पर गुस्सा करता है कि उसने कितनी इनसेंसिटिव हरकत की और वो खुद भी उस पर राइड नहीं कर पाया और उसने पहले ही डबल राइड ले ली। और मायोमी फिर उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो तो स्कूल में हमेशा डबल राइड लिया करती थी। लेकिन तभी एक सडन वेव ऑफ डिप्रेशन उसे चुप करा देती है जब उसे एहसास होता है कि उसका हाई स्कूल ही उसके जिंदगी का हाईलाइट था। और अगले ही पल शिरोसाकी साइकिल के पीछे की सीट को अपने किसी कल्चर्ड एक्सपेरिमेंट में बदल देता है और जब यूसा वो रस्सी हटाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी कवाई और सायाका वहाँ आ जाती है। और जैसे ही सायाका साइकिल को देखती है वो कवाई से पूछती है कि क्या वो उसके साथ रोज स्कूल जाना चाहेगी और यूसा तुरंत बोल देता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कवाई साइकिल की सीट को देखती है वो उसे एकदम शट डाउन कर देती है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। और अब यूसा को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मायोमी का हार्ट ब्रेक कैसा महसूस होता है। और ये देखकर सायाका उससे पूछती है कि क्या वाकई ही उसके दिल में कवाई के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। लेकिन यूसा साफ मना कर देता है और कहता है कि वो तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और फिर और सवालों से बचने के लिए अंदर भाग जाता है। और अगली सुबह कवाई उसे बाहर मिलती है और इस बार वो 10 सेकंड से ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं।
पर इतने लंबे समय में पहली बार मेरी जीत को अपनाने के बजाय हमारा डेस्परेट एम से सोचता है यही मौका है शूट ही शॉट करने का, और इसलिए वो एक बार फिर से उसे स्कूल छोड़ने का ऑफर करता है। लेकिन कवाई उसे एक आइस कोल्ड स्टेयर जवाब देकर जो उसके पहले से ही टूटे हुए दिल के बचे कुचे टुकड़ों को भी चकनाचूर कर देती है। और यूसा माफी मांगता है कि उसने सोचा भी कैसे कि शायद वो उसके साथ बाहर जाना चाहती होगी, और वो तुरंत अपनी साइकिल पर चढ़कर भाग जाता है ताकि अपनी एम्बेरसमेंट को छुपा सके। लेकिन कवाई अचानक खुद को गिल्टी महसूस करने लगती है और अगले ही पल श्रेयाका और मायोमी से छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो उन्हें याद दिलाती है कि ये पूरा हॉस्टल उनकी फैमिली का है और वह जब चाहे उनका रेंट ट्रिपल कर सकती है। और उसी दिन स्कूल में यूसा को फिर से लाइब्रेरी ड्यूटी मिलती है और वो प्रे करता है कि इस बार उसका सामना कवाई से ना हो जैसा कि हर बार होता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है कवाई सीधे उसके पास आती है और उस ब्रूटल रिजेक्शन के लिए माफी मांगती है और वो समझाती है कि वो सिर्फ इसलिए मना कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे किसी लड़के के साथ स्कूल जाते देखकर चिढ़ाएं। और उसके मुंह से इतनी एफर्ट देखकर यूसा कहता है कि अब उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वापस कवाई अपनी इमोशनल स्टेट में लौट जाती है और उसी शाम यूसा अपने काम से लौटता है तो वो देखता है कि सुमिको सिरासागी के पीठ पर उछल रही है, जबकि साइका बुरी तरह से कोशिश कर रही है कि वो मायोमी के प्लॉट कैनन्स पर हाथ रख सके। और मायोमी फिर खुद को ढक लेती है और यूसा से कहती है कि घूरना बंद करे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यूसा तो असल में कवाई को देख रहा था और ये देखकर वो गुस्से में उसका जॉ बोनी डिसलोकेट कर देती है क्योंकि उसे उससे ध्यान नहीं मिला। और ये चेक करने के बाद कि उसका चेहरा अभी भी सलामत है। और तभी यूसा कवाई के पास जाता है और पूछता है वो क्यों रो रही है, लेकिन वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ और वहाँ से चली जाती है। और अगले ही पल मायोमी को एक कॉल आता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर फ्रीक आउट करने लगती है तो सब समझ जाते हैं कि ये जरूर उसके चीटिंग एक्स का कॉल होगा। और वो देखते हैं कि कैसे वो एक इंडिपेंडेंट बैडी से बदलकर एक सेमलेस सिम बन जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसने एक टेक्स्ट भेजा था जिसमें लिखा होता है कि मैं बस तुम्हारा आवाज सुनना चाहता हूँ। और अगले दिन मायोमी अचानक फिर से स्किन केयर शुरू कर देती है तो सिरोसाकी पूछता है कि क्या उसके एक्स का मैग्नम वाकई ही इतना अच्छा था, लेकिन मायोमी अभी भी दावा करती है कि वो अभी भी सिचुएशन को उसके कंट्रोल में रखे हुए है। और फिर भागकर एक और कॉल करने चली जाती है और ये देखकर यूसा मान लेता है कि अब उसे बचाना नामुमकिन है। लेकिन जब वो शाम को स्कूल से लौटता है और देखता है कि मायोमी डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही है तो वो उसे बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश का फैसला करता है। हालांकि जब वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने हाल ही में अपने दिल के जख्मों से हीलिंग की थी और कहता है कि सुमी को उसका पसंदीदा खाना बना रही है, और फिर भी वो कहती है कि ये तो बस एक क्विक डेट है, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसका एक्स क्या कहना चाहता है। और बाहर जाते हुए उसकी मुलाकात कवाई से हो जाती है जो उससे पूछती है कि क्या वो सच में खुश है, जबकि कभी कवाई ने उसके डेटिंग लाइफ में दिलचस्पी नहीं ली थी। और थोड़ी देर बाद मायोमी अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलती हैं उस डेट के लिए, लेकिन बस कुछ ही मिनट बाद वो पूछने लगता है कि क्या वो डिजर्ट के लिए उसके घर जाना चाहती है। और शुरू में तो इस बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बार बार जिद करता है और तभी उसे अचानक याद आ जाता है कि उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और वो उससे साफ साफ कह देती है कि वो उसके डिवाइन को फिर कभी देखने का सपना भी ना देखे। और अगली शाम जब यूसा स्कूल से लौटता है तो चौंक जाता है जब वो देखता है सायका के साथ एक लड़के को, और जैसे ही वो सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है और तभी सायका दौड़कर उसके पास आती है और अपने लवर से माफी मांगती है कि उसने कैसे सोच लिया कि वो कभी किसी एनपीसी के लिए फीलिंग्स रख सकती है। लेकिन इससे वो लड़का और शक करने लगता है कि शायद यूसा ने सायका का दिल चुरा लिया है, और इसीलिए वो यूसा की शर्ट पकड़कर धमकी देता है कि वो उसके सारे दांत तोड़कर उसे निगलने पर मजबूर कर देगा। और जब यूसा मामले को शांत करने की कोशिश करता है तो सायका उसे और भी बदतर कर देती है ऐसे एक्ट करके जैसे उसका वाकई में यूसा के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप हो। और शुक्र है कि तभी कवाई अपनी किताब उस लड़के के पीठ पर फेंक देती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़कर यूसा का डिफेंस नहीं करती बल्कि कहती है कि किताब तो बस हाथ से फिसल गई थी, और फिर ऐसे अंदर चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और वो लड़का फिर से अपनी धमकियां जारी रखता है और पूछता है कि क्या यूसा कवाई के दिल से भी खेल रहा है। तो यूसा ये समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस एक वर्जिन है जो अब भी लड़कियों के साथ बात करने में संघर्ष करता है। लेकिन तभी सुरोसागी सही समय पर आ जाता है और उसे और ज्यादा ऑरा पॉइंट्स खोने से बचा लेता है। और बाद में जब फिर से यूसा की कवाई से मुलाकात होती है और वो उसे इस किताब वाले सीन के लिए थैंक यू कहता है तो वो कहती है कि उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन यूसा वही नहीं रुकता और वो उसकी तारीफों की बकवास जारी रखता है कि वो कितनी ग्रेट है, जिससे कवाई इतनी एम्बेरस होती है कि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और यूसा को डर लगने लगता है कि कहीं उसने अपना आखिरी शॉट तो नहीं खो दिया। और तभी साइका आकर कहती है कि वो बस अकेली महसूस करती है और उसे ये तक नहीं पता कि किसी की तारीफ को कैसे लिया जाता है। और अब यूसा की कॉन्फिडेंस वापस आ जाती है और वो फिर से अपनी नेक्स्ट पिकअप लाइन की तैयारी में लग जाता है। और जैसे ये मायोमी कहती है कि सायका को उसके दिमाग से खेलना बंद कर देना चाहिए, और तभी सुमिको प्यार से उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि अगर उसने सुधरने की कोशिश नहीं की तो वो बेघर होने से बस एक कदम दूर है।
और अगले दिन स्कूल के बाद यूशा एक इंटरसेक्शन पर कवाई का इंतजार करता है और ऐसा एक्ट करता है कि वो भी उसी बस स्कूल से निकल रहा हो ताकि यह डेस्परेट ना लगे। लेकिन कवाई तुरंत उसकी इस बेकार की स्नीकनेस को पकड़ लेती है और उसे पूरी तरीके से इग्नोर करने का फैसला करती है। और फिर भी यूशा बेवजह की बातें करता रहता है और जिससे परेशान होकर कवाई पूछती है कि क्या उसकी साइकिल की टायर पंक्चर हो चुकी है ताकि उसे इशारा मिल जाए कि वो अकेला रहना चाहती है। और अनफॉर्चुनेटली उसके प्रीहिस्टोरिक ब्रेन सेल इतनी बेसिक बात को प्रोसेस ही नहीं कर पाते और आखिरकार वो अनिच्छा से अपनी किताब बंद कर देती है ताकि उसकी बात सुन सके, जिससे यूशा को यकीन हो जाता है कि साइका बिल्कुल सही कह रही थी। और कुछ घंटे बाद हॉस्टल में सुमी को पूछती है कि क्या कोई उस ड्रिंक में दिलचस्पी रखता है जो उसे एक दोस्त से मिली है। और जब मायोमी मना कर देती है तो सबका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि वो आमतौर पर वोडका को ब्रेकफास्ट में भी गटक जाती है। और कवाई तुरंत पूछती है कि कहीं वो किसी और टू टाइमिंग जग को तो नहीं देख रही, लेकिन मायोमी कहती है कि अब वो अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे रही है। और ये सुनते ही शायका शिकायत करती है कि अगर उसने वेट लॉस करना शुरू कर दिया तो उसके संतरे उतने अच्छे फील नहीं होंगे। और इस पर मायोमी कहती है कि वो अपनी शरीर की हर एक फैट पाउंड को खत्म कर देगी ताकि सयाका के पास पकड़ने के लिए कुछ और ना बचे। और अगले ही पल मायोमी को एक कॉल आता है और वो कहती है कि ये तो बस एक फ्रेंड की कॉल है। और फिर सुमी को सयाका और शिरोसागी के लिए ड्रिंक डालने लगती है जबकि मायोमी फोन पर बात करने लगती है। और कुछ ही देर बाद वो फोन पटकती है और शिरोसागी की ड्रिंक छीन लेती है और उसे एक कप से मारकर नॉकआउट कर देती है और चिल्लाकर कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड ग्रुप की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और जब सब उससे पूछते हैं कि उसने शिरोसागी की खोपड़ी क्यों फोड़ दी तो वो बताती है कि उसने दरअसल वेट लूज करना इसलिए शुरू किया था ताकि वो अपनी उस हॉट फ्रेंड के साथ घूम सके जिसके लाइफ में एक परफेक्ट रिलेशनशिप था। लेकिन अब वही दोस्त जिसने ये प्लान किया था फोन करके हैंगआउट कैंसिल कर रही है क्योंकि अब उसे भी डंप कर दिया गया है। और फिर मायोमी ये भी मानती है कि उसे शिरोसागी के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं थी और अब वो एक्सेप्ट करती है कि हर फ्रेंडशिप लंबे समय तक नहीं चलती। और सयाका तुरंत बोलती है कि वो उसकी फीलिंग को समझती है, लेकिन सुमिको उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो क्योंकि उसके सारे रिलेशनशिप बस उसकी साइकोटिक नीड फॉर वैलिडेशन और प्लेजर्स के इर्द गिर्द बने होते हैं। और साइका फिर कहती है कम से कम वो कोशिश तो करती है रिलेशनशिप में रहने की, ना किसी किताबें कीड़े होने के बजाय जो फिक्शनल माफिया डैडीज पर दीवानी रहती है। और ये सुनकर हमारा चोमू लड़का कवाई के डिफेंस में कूद जाता है, लेकिन फिर कवाई खुद ही बताती है कि उसने जानबूझकर एक एंटी सोशल वॉटपैड एडिक्ट बनने का फैसला किया क्योंकि असली लोगों से सिंपल बातें करना उसके लिए नामुमकिन जैसा लगता था। और थोड़ी देर बाद यूसा शिरोसागी से कहता है कि हो सकता है कवाई सच में अकेलापन महसूस कर रही हो, इस उम्मीद में कि शायद वो कोई सलाह दे सके। लेकिन वो भूल जाता है कि मायोमी ने थोड़ी देर पहले उसके ब्रेन को डैमेज किया था और ये बात उसे तब समझ आती है जब शिरोसागी उसे बताने लगता है कि कैसे वो कॉलेज की लड़कियों के ऊपर क्लिप करने की प्लानिंग कर रहा है। और अगले दिन स्कूल में यूसा अपनी वही पुरानी स्टॉकिंग की आदत में लौट आता है, लेकिन इस बार बाकी सब बार की तरह नहीं होता और वो खुद को समझाने लगता है कि कवाई को अंदर से बुरी तरह इंसानी कनेक्शन की जरूरत है। लेकिन साफ दिखता है कि वो कितनी पीसफुल लग रही है जब वो किताब पढ़ रही होती है। और जैसे ही स्कूल खत्म होता है वो उसे रास्ते में पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर साफ नजर आने वाले डिस्गस्ट को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। और इस पर कवाई उससे पूछती है कि क्या ये सब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने पिछली रात कुछ कह दिया था। और फिर वो बताती है कि सच में उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। लेकिन यूसा फिर एक बार अपने मन में यह बैठा लेता है कि उसे बस उसके आसपास कंफर्टेबल होने की जरूरत है। और उसके चेहरे पर आने वाली उस एक्साइटमेंट को देखकर कवाई पूछती है कि क्या वो कभी थकता नहीं है हर किसी से हॉस्टल में मिलने की कोशिश करते हुए। और यूसा कहता है उसे तो अच्छा लगता है सबके साथ कनेक्ट करना। और ये सुनकर कवाई को एहसास होता है कि वो हमेशा से थोड़ा अजीब रहा है और शायद इसी वजह से वो सबके बीच इतनी अच्छे से घुल मिल गया। और फिर वो उन दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है इस उम्मीद में कि शायद यूसा को अब मैसेज मिल जाएगा। लेकिन हमारा लड़का तो एक्सटेसिस में डूबा हुआ होता है और सोच लेता है कि अब वो पूरी ताकत से कोशिश करेगा जब तक कि कवाई खुद खुलकर बात ना करने लगे। और जैसे जैसे हफ्ता बीतता है वो अपनी उसी प्लान पर टिका रहता है और किसी तरह ये देखने में नाकाम रहता है कि कवाई अब कितनी फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही है। और सयाका और मायूमी सोचने लगती हैं कि आखिर कवाई को लूज इट करने में कितना समय लगेगा। और उसी दिन स्कूल के बाद यूसा रोज की तरह उसके साथ घर जाने के लिए यूजुअल स्पॉट पर इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो सोचता है कि शायद कवाई रास्ता भटक गई हो और इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए पास की बुक स्टोर चला जाता है। और जैसा कि उम्मीद थी वो उसे एक नए नॉवल में डूबा हुआ पाता है और उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक दो लड़कियां उसे चौंका देती हैं और उसे याद दिलाती है कि वो सब कभी एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी और वो सब मिलकर पुराने अच्छे दिनों की बात करने लगते हैं। और यूसा कोने से उनको देखता रहता है और पहली बार महसूस करता है कि कवाई की तो अपनी एक लाइफ भी है। लेकिन जब लड़कियां वहाँ से जाती हैं और कवाई उनको गुड बाय कहते हुए हाथ हिलाती है और तभी उसकी नजर यूसा पे पड़ती है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और यूसा कंफ्यूज होकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है और माहौल को और भी ऑकवर्ड बनाने के लिए ये बात छेड़ देता है कि उसकी फ्रेंड्स कितनी चिल लग रही थी। लेकिन तभी कवाई रुक जाती है और पहली बार अपना गुस्सा दिखाती है जिसे यूसा अब तक इतनी बेवकूफ़ी भरे तरीके से इग्नोर करता आया था। और हॉस्टल में थोड़ी देर बाद मायोमी से जमीन पर रेंगते हुए पाती है
और कहती है कि अगर वो ना उठे तो वो उसकी स्कल पर चढ़ जाएगी, लेकिन यूसा कहता है चढ़ जाओ, जिससे उसे अंदाजा लग जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वो खुद भी लव की तलाश में ह्यूमिलिएशन झेल चुकी है। और फिर वो उसे समझाती है कि कभी सायाका की बातों पर यकीन मत करना, क्योंकि उसने पहले रात से उसके दिमाग से खेलना शुरू कर दिया था। और यूसा उससे पूछता है कि उसने ये पहले क्यों नहीं बताया, और इस पर मायोमी उसके चेहरे पर लात मारते हुए कहती है कि वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, जबकि कवाई ने उसे कितनी बार इशारे दिए थे। और कुछ दिन बाद यूसा आखिरकार थक जाता है कवाई का बॉडीगार्ड बनने का नाटक करते हुए, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चलने को एंजॉय करता है। और कुछ ही देर बाद वो हॉस्टल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और वही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सायाका इस समय मायोमी के साथ फेस सकिंग करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यूसा इस सामने हो रही ही इंसिडेंट को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि क्यों ना इस तमाशे का मजा लिया जाए। और तभी कवाई सायाका से कहती है कि उसे ये सब कुछ अपनी रूम की प्राइवेसी में करना चाहिए, और इस पर सायाका उसे चुप रहने को कहती है। लेकिन शराब की तेज बदबू से कवाई की नाक लगभग जली जाती है और वो पूछती है तुम दोनों दोपहर में ही नशे में क्यों हो। तो मायोमी बताती है कि जब वो लौटी तो सायाका को इस हालत में पाया और अब वो उससे भीख मांगती है कि बस कर दे। लेकिन सायाका कहती है कि वो इतनी जिद्दी क्यों बन रही है, ये तो बस एक हार्मलेस किसी तो है। और जैसे ही वो मायोमी के चेहरे के पास पहुंचती है स्वावा करने के लिए, और तभी सुमिको अचानक उसका सिर प्लास्टिक में लपेट देती है और कहती है कि अच्छा होगा कि अगर वो अपने एंसेस्टर्स के पास चली जाए दूसरी दुनिया में। और कुछ ही देर बाद सुमिको से एक कप टी देती है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके, और पूछती है कि वो अकेले क्यों पी रही थी। और साइका बताती है कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी तो उसकी मुलाकात उसके एक्स से हो गई, और उस अजीब मुलाकात को टालने के लिए उसने फोर्सफुली मुस्कुरा दिया। लेकिन उसके एक्स ने कुछ और ही समझ लिया और सोचा कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है पुराने टेस्ट को याद करने की, और इसलिए सायाका ने गुस्से में उसके बेबी फैक्ट्री के ऊपर जोर से लात मारा और फिर मायोमी को किस करने की कोशिश की ताकि उस एक्स किस का असर मिटा सके। और तभी मायोमी बोल पड़ती है कि लड़कों को अपने एक्स को भूलने में हमेशा दिक्कत होती है, और यूसा और बाकी लड़कियां उससे पूछती है कि वो ऐसा कैसे बोल सकती है, जबकि वो तो हमेशा खुद ही अपने टॉक्सिक एक्सेस के पास वापस भागती रहती है। और फिर वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है और कहती है कि जब भी किसी रिलेशनशिप का अंत होता है तो वो आसानी से हर लड़के को ओवरराइड कर देती है। लेकिन सायाका समझाती है कि यही वजह है कि वो बार बार एक जैसी ट्रिक का शिकार होती है, क्योंकि वो कभी किसी लड़के की हरकतों को समझने के लिए वक्त नहीं निकालती। और ये सुनकर कवाई साइका की थ्योरी को सपोर्ट करती है और कहती है कि शायद यही वजह है कि जब भी कोई एक्स कॉल करता है तो उसका दिमाग सुन पड़ जाता है। लेकिन तभी साइका उस पर ही पलट जाती है और कहती है वो तो और भी बेकार है, किसी रेगुलर गर्ल की तरह जो हमेशा अपने शूटर के बारे में सारी जानकारी एक फोल्डर में रखती है, और वो तो हर छोटी छोटी बात को भी ओवर एनालाइज करती है जब तक कि वो फिर से थककर एक मिजरेबल लोनर न बन जाए। और खुद को रिडीम करने के लिए कवाई कहती है कि कम से कम वो मायोमी से तो बेहतर है, क्योंकि उसकी कोई टॉक्सिक हिस्ट्री नहीं है। और इस पर सायाका याद दिलाती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि कवाई को कभी किसी लड़के का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। और ये सुनकर यूसा और भी पागल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो पहला बन सकता है जो उसका चेरी पॉप करे। और तभी सायाका को एक आइडिया आता है और वो अचानक कवाई को किस करने की कोशिश करती है, और जैसा कि उम्मीद थी यूसा तुरंत दौड़ता है उसे बचाने, लेकिन वो किस उसके हाथ पर पड़ जाती है जिससे वो पास आउट कर जाता है। और वही कवाई बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और सीधे अपने रूम में भाग जाती है, और यूसा तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, जबकि सुमिको सायाका से कहती है कि अगली पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। और कुछ देर बाद सुमिको देखती है कि यूसा अभी भी हॉलवे में खड़ा कवाई से मिलने का इंतजार कर रहा है, तो वो उससे कहती है कि इतनी चिंता मत किया करो कि वो कैसा रिएक्ट करती है। लेकिन यूसा यही सोच रहा होता है कि शायद उसने फिर से उसे डरा दिया। और कुछ देर बाद डिनर टेबल पर दोनों एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं पा रहे होते, जब तक कि मायोमी परेशान होकर चिल्ला नहीं पड़ती कि किसी और रूम में चले जाओ, मैं ये बेवकूफ़ी और ऑकवर्डनेस नहीं झेल सकती। और अगले दिन दोपहर को यूसा जैसे ही घर पहुंचता है तो मायोमी उसे वाटर गन से गीला कर देती है और फिर कहती है कि वो ऐसे एक्ट करना बंद करे जैसे उसके प्लॉट कैनन उसे एक्साइटेड नहीं करते। और इस पर यूसा पूछता है कि क्या वो इतनी ब्रोक है कि उसके पास मैचिंग प्लॉट आर्मर तक नहीं है, तो मायोमी गुस्से में उसकी तरफ गन फेंक देती है। और तभी शिरोसाकी उससे कहता है कि वो भी ज्वाइन करे, और वो पहले तो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मायोमी कहती है कि कवाई तो उनसे भी ज्यादा मजे कर रही है, और यूसा तुरंत उसके एसएस रैंक स्विम सूट के इमेजिनेशन में खो जाता है। और ये देखकर मायोमी और ज्यादा दुखी हो जाती है, और उसी समय कवाई एक रेनकोट पहनकर वहाँ आ जाती है, और मायोमी फिर माफी मांगने की कोशिश करती है कि उसने शायद यूसा की उम्मीदें बढ़ा दी थी, लेकिन देखती है कि वो तो और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड होता जा रहा है। और कुछ घंटे बाद जब वो सूख चुका होता है तभी यूसा को कवाई की एक बुक टेबल पर पड़ी मिलती है, और वो जानना चाहता है कि उसे रीडिंग से इतना ऑब्सेशन क्यों है। और कुछ ही देर बाद कवाई वही बुक लेने आ जाती है, और वो शॉक हो जाती है जब यूसा को उसे पढ़ते हुए देखती है, और वो पूछती है तुम ऐसी चीजें क्यों पढ़ रहे हो जो तुम्हारे प्रीसाइज ब्रेन की समझ से बाहर हैं। और यूसा फिर एडमिट करता है कि उसकी ज्यादातर किताबें सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन वो कहता है कि ये वाली पर्टिकुलर किताब तो काफी इजी टू अंडरस्टैंड
हैं। और जब वो एक फनी सीन को समझाकर हंसने लगता है तो कवाई की इमोशन धीरे धीरे बाहर आने लगती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यूसा को वो चीज़ पसंद आ सकती है जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड है। तो वो उससे कहती है कि वो रीडिंग जारी रखे और अपनी स्माइल छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। और अगले दिन दोपहर में वो फिर से उसे पोज पर रीडिंग करते हुए पाती है और पूछती है कि वो कितनी दूर तक पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही वो उस बारे में बात करने लगता है तो मायोमी अचानक उसे पोज से नीचे किक कर देती है और पूछती है कि वो इतना मेहनत क्यों कर रहा है इम्प्रेस करने के लिए। और यूसा फिर उसे डांटता है कि वो हमेशा उसकी प्लान खराब करने की कोशिश क्यों करती है, लेकिन वो भूल जाता है कि कवाई अभी भी सबको सुन रही है। और तभी उसे एहसास होता है कि यूसा कभी उसमें इंटरेस्टेड था ही नहीं और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद सभी डिनर टेबल पर बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं तो सुमिको पूछती है कि क्या कवाई अपने किसी बुक के बारे में बात कर सकती है, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो शिरोसागी को कोई नया आइडिया नहीं देना चाहती उसकी कल्चर फैंटेसीज के लिए। और फिर सुमिको शिरोसागी से कहती है कि वही कोई रैंडम स्टोरी सुना दे, क्योंकि उसे नॉवल राइटिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके ब्रेन में एक भी एक्टिव सेल ना होने की वजह से वो कुछ भी आइडिया नहीं ला पाता। और तभी मायोमी अपने जीनियस दिमाग से सबको ब्लेस करने का फैसला करती है और एक रैंडम स्टोरी शुरू करती है जिसमें एक ओल्ड गीजर अपनी बीवी को मजबूर करता है कि वो उसका सेवर चार्ज करे और फिर सब बारी बारी से उसमें और चीजें जोड़ते हैं। और आखिर में वो कहानी यूसा के लिए एक बुरा सपना बन जाती है, क्योंकि वो ओल्ड कपल उसे ऑयल अप करने का फैसला कर लेते हैं और अनहोली एक्टिविटीज की तैयारी करते हैं। और स्टोरी टाइम के खत्म होने तक शिरोसागी खुद को इंस्पायर महसूस करने लगता है और एक नया नोवेल लिखने का फैसला करता है, लेकिन वही यूसा झपकियां लेने लगता है और कहता है उसे बिना ब्रेक लिए 1 हफ्ता सोना पड़ेगा। और जब शिरोसागी पूछता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने पूरी रात कवाई का नोवेल पढ़ा था, और ये सुनकर कवाई के दिल में कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करती है और उठकर जाने लगती है। मगर तभी यूसा उसे रोककर उस बुक के बारे में एक सवाल पूछता है और दोनों के बीच एक एक्साइटिंग बातचीत शुरू हो जाती है। और इस पल को बेकार होने से बचाने के लिए सुमिको मायोमी और सायको को पकड़कर रोक लेती है और अगले ही पल यूसा की कुछ राय उस बुक को लेकर कवाई से अलग हो जाती है और वो पूरी कोशिश करता है कि फिर से सेम पेज पर आ जाए, लेकिन इसी बीच उसे पैनिक अटैक आ जाता है और उसका नर्वस सिस्टम क्रैश करने लगता है और वो खुद को गालियां देने लगता है कि उसने फिर एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर दी। और मायोमी और बाकी सब सोचने लगते हैं कि क्या यूसा सच में अंधा है, क्योंकि कवाई तो इस पूरे समय स्माइल कर रही थी। और कुछ दिन बाद जब दोनों स्कूल से वापस लौट रहे होते हैं और यूसा कवाई से माफी मांगता है कि वो रेंट में देरी कर रहा है, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मायोमी और सायका भी कभी कभी लेट हो जाते हैं। और अगले ही पल उन्हें कोई गाना गाता हुआ सुनाई देता है और देखते हैं कि एक आदमी बैम्बूज को ट्रक में लोड कर रहा है। और जब वो वापस घर पहुंचते हैं तो शिरोसागी बताता है कि ये बैम्बूज उसने सुमिको के एक फ्रेंड की मदद करने के बदले में लिया है। और जब वो लोग इसे काट रहे थे और जब मायोमी पूछती है कि क्या वो इससे एक विश ट्री बनाने वाले हैं, तो सायका मायोमी से कहती है कि इंतजार करना छोड़ दे, क्योंकि कोई भी विश उसे निकम्मे लड़कों के लिए उसकी ऑब्सेशन से नहीं बचा सकता। और जब मायोमी सायका के पीछे पूरे गुस्से में दौड़ रही होती है तभी शिरोसागी यूसा को बताता है कि वो सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स के लिए कुछ बनाना चाहता है जिससे वो खेल सके। और अगले ही पल सुमिको उसे बुलाकर कहती है कि पुलिस का कॉल आया है और शिरोसागी इतना डर जाता है कि वो पैंट में सुसु कर देता है। जब लड़कियां कहती हैं कि शायद उसे अब लाइफ सेंटेंस मिलने वाला है, लेकिन कॉल करने के बाद वो सबको बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक खोया हुआ पर्स पुलिस स्टेशन में सबमिट किया था और अब कल उसका ओनर उससे मिलने आने वाला है थैंक यू करने के लिए। और सुमिको कहती है कि शायद अब उसे लब मिल जाए क्योंकि पर्स किसी लड़की का लग रहा है, लेकिन जब अगले दिन ओनर आती है तो पता चलता है कि वो एक लोकल स्टूडेंट है और उसकी मॉम उसका शुक्रिया अदा करने आई है। और यूसा समझने की कोशिश करता है कि वो लड़की इतनी अनकंफर्टेबल क्यों लग रही है, तो सायका उसे याद दिलाती है कि शिरोसागी को मिडिल एज बैडीज बहुत ज्यादा पसंद है। और ये टेंशन महसूस करते हुए सुमिको उनको पुडिंग ऑफर करती है और जैसे ही उसकी मॉम उसे मना करने लगती है तो चिनासु खुद ही कहती है कि वो एक सर्विंग लेना चाहेगी। और कुछ मिनट बाद शिरोसागी फिर से अपने बैम्बू प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है और जब चिनासु अपनी पुडिंग वही छोड़कर उससे उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है तो दोनों के बीच एक लंबी बातचीत होती है और आखिरकार वो मान जाती है कि उसे अपनी मॉम के साथ वापस जाना चाहिए। और जब दोनों वापस जा रहे होते हैं और शिरोसागी यूसा से कहता है कि शायद वो लड़की चिनासु कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि उसके और भी दोस्त होंगे जिनके साथ वो हैंग आउट कर सकती है, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से आ जाती है और पूछती है कि क्या वो अपना मिनी प्लेग्राउंड पूरा कर चुका है। और फिर शिरोसागी उसे समझाता है कि ग्रोन फोक की जिंदगी में और भी काम होते हैं और पूछता है कि वो अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं चिल कर रही। और तब वो बताती है कि उसके सारे दोस्त तो बहुत झूठे हैं और कहती है कि जब तक प्लेग्राउंड पूरा नहीं हो जाता तब तक वो आती रहेगी। और कुछ दिनों बाद दोनों ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो कितना अच्छा बन रहा है। और जब वो आखिरी डिजाइन के लिए आइडिया एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि यूसा और बाकी सब उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं, ये समझने के लिए कि चिनासु को आखिर क्या पसंद आ रहा है, एक ऐसे बंदे से जो खुद को अनहिंज क्रीप मानता है। और फिर सब आपस में सहमत होते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर बिग ब्रदर जैसा बिहेव करता है। लेकिन तभी चिनासु एडमिट करती है कि उसे फीलिंग्स है शिरोसागी के लिए, और इतना ही नहीं शिरोसागी भी कह देता है कि उसे भी वो पसंद है। और जैसे ही यूसा और लड़कियां ये सुनते हैं वो FBI को कॉल करने की सोचने लगते हैं, लेकिन फिर शिरोसागी कहता है कि वो अपनी फीलिंग को कुछ सालों के लिए सेव कर ले और इसके बाद वो अंदर
चला जाता है सुमिको की मदद करने। और फिर मायूमी चिनात्सु को सीधा करने का फैसला करती है और कहती है कि वो अभी इतनी इनएक्सपीरियंस है कि वो शिरोसाकी जैसे सनकी को हैंडल नहीं कर सकती। और चिनात्सु कहती है कि वो अपने काम से काम रखे, लेकिन मायूमी उसकी बात को इग्नोर करके कहती है कि वो दोनों एक एक्सट्रीमली फ्रीकी रिलेशनशिप में हैं। और इस पर चिनात्सु पूछती है कि क्या वो खुद शिरोसाकी के पीछे इसलिए जा रही है क्योंकि उसके एज ग्रुप के सारे लड़के उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि उनको एक धोई हुई लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनते ही मायूमी आपा खो देती है और कहती है कि जब तक वो क्रीप जैसे शिरोसाकी के ऊपर ऑब्सेस करती रहेगी तब तक उसके कभी दोस्त नहीं बनेंगे। लेकिन उसकी ये बात चिनात्सु के दिल को लग जाती है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर यूसा और कावाई दोनों को मायूमी के इनमेच्योरिटी के ऊपर गुस्सा आता है, जबकि वो अपनी सफाई देने की नाकाम कोशिश करती रहती है। और अगली शाम डिनर के दौरान शिरोसाकी चिंता में आ जाता है क्योंकि चिनात्सु रोज की तरह नहीं आई। तो सायाका उसे इशारे में बताने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था। और अगले ही पल मायूमी यूसा को इसके लिए ब्लेम करती है, लेकिन फिर भी वो सबको पूरी सिचुएशन समझाती है और कहती है कि उसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि चिनात्सु के फीलिंग इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन सुमिको कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, वो फिर से आ जाएगी। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वो नहीं आती। और कुछ दिन बाद घर जाते समय यूसा और कावाई चिनात्सु को एक अकेले कोने में खड़ा देखते हैं और यूसा उससे बात करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे 3 लड़कियां उसकी तरफ आती हुई दिखती है और वो सोचता है कि शायद ये उसकी दोस्त होंगी। मगर जब लड़कियां बिना कुछ कहे उसके पास से ऐसे निकल जाती हैं जैसे वो कोई भूत हो। और तब उन्हें एहसास होता है कि चिनात्सु के साथ असल में कोई दोस्त नहीं है। और इसके बाद वो घर लौट जाते हैं और बाकी सबको बताते हैं कि शायद इसी वजह से वो इतना इमोशनल हो गई थी। और कुछ देर बाद चिनात्सु की माँ उनके दरवाजे पर आती है और मदद मांगती है क्योंकि वो स्कूल खत्म होने के बाद से अब तक घर नहीं लौटी है। तो सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही यूसा अपनी साइकिल निकालकर सुमिको को बताता है कि वो कहाँ ढूंढने जा रहा है, और तभी झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और वो पास जाकर देखता है कि चिनात्सु वही छुपी हुई थी पूरे समय। और कुछ मिनट बाद सभी वापस घर लौट आते हैं, लेकिन सुमिको बताती है कि उसे अभी थोड़ा और रुकना होगा क्योंकि उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए काफी दूर निकल गई है। और फिर मायूमी तय करती है कि अब उसे वो बातें करेगी जिससे चिनात्सु अच्छा महसूस करे। लेकिन उसका ये प्लान तुरंत फेल हो जाता है जब वो कहती है कि किसी को फ्रेंड्स की जरूरत नहीं होती। और जाहिर है सायाका तुरंत पूछ बैठती है कि क्या इसीलिए क्योंकि तुम खुद कभी एक रेगुलर रिलेशनशिप नहीं बना सकी। लेकिन मायूमी अपनी बात पर अड़ जाती है और कावाई को पकड़कर साबित करने लगती है कि अकेले रहना भी एक अच्छा ऑप्शन है। और तभी चिनात्सु पूछती है कि क्या सच में ये इतना अच्छा होता है। और कावाई समझाने की कोशिश करती है कि अपने खुद के बबल में रहना कितना अच्छा लगता है, लेकिन चिनात्सु से टोक देती है और कहती है कि उसकी लाइफ तो सुनने में डिप्रेसिंग लगती है। और तब कावाई को एहसास होता है कि वो कभी भी सच में इंट्रोवर्ट नहीं बन पाई और कहती है कि शायद उसके दोस्तों से इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उसने ही कुछ किया होगा। और फिर चिनात्सु एक किस्सा सुनाती है उस दिन का जब वो अपने ग्रेड्स को लेकर बुरी मूड में थी। और तभी उसकी एक दोस्त से एनिमे के बारे में बात करने आई, लेकिन वो चिढ़ गई और वहाँ से भागकर रोने लगी। और इसके बाद सबने उसे धीरे धीरे इग्नोर कर दिया और वो एक आउटकास्ट बन गई। और ये सुनकर कावाई उसे समझाती है कि उन्हें शायद बुरा इसलिए लगा क्योंकि उसने उनकी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी एनिमे की डिसरिस्पेक्ट कर दी थी। और अगले ही पल मायूमी उससे कहती है कि जाकर उन लड़कियों को कुछ कैंडी दे और माफी मांग ले। लेकिन चिनात्सु कहती है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अब स्कूल में हर कोई लगभग उससे दूरी बना रहा है। और वो कहती है कि अब और रिजेक्शन सहन नहीं होता और रोते हुए गॉड से प्रे करती है कि उसके सारे दोस्त फिर से वापस आ जाएं। लेकिन तभी सुमिको उसके पीठ को थपथपाकर उसकी विल टू लिव फिर से जगा देती है और उसके सामने एक पुडिंग का बाउल रख देती है। और फिर वो समझाती है कि अगर वो वाकई ही अपने रिश्ते सुधारना चाहती है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। और शिरोसाकी फिर वादा करता है कि वो उनका प्रोजेक्ट इस वीकेंड तक पूरा कर देगा ताकि वो अपने दोस्तों को बुला सके। और ये सुनकर चिनात्सु फिर से खुश हो जाती है। और कुछ दिन बाद वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में आती है और खुशी खुशी बताती है कि उन्होंने आखिरकार सुलह कर ली है। और फिर शिरोसाकी उनको यार्ड में ले जाता है जहां वो अपनी नूडल डिस्पेंसिंग कंट्रैप्शन का उद्घाटन करता है। और जैसे जैसे दिन गुजरता है सब मिलकर उस मशीन से खेलते हैं। और इसके बाद सुमिको सबके लिए एक बड़ा पुडिंग बोल तैयार करती है जिसे वो सब साथ मिलकर शेयर करते हैं।